नमस्कार मित्रों, मैं डी आर सारण और आप देख रहे हैं गुरु कृपा हिंदी पाठशाला। एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोग पिछली कक्षा में सीईटी 2023 में जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ और उसमें हिंदी के जो सवाल आए, उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। और ये चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे फरवरी महीने में सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होने वाला है। और सिलेबस और प्रश्नों की अगर बात करें, लगभग अ, इस तरह के ही सवाल आने वाले हैं। परीक्षा में सवालों को करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, आप में से जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया है के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और मित्रों, मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये तो चलो ठीक है, हम लोग 2 दिन इस पेपर को हल कर रहे हैं। पेपर को आपने कहीं पढ़ भी लिया होगा, कुछ खास बात नहीं है। लेकिन हम लोग हिंदी की नियमित कक्षाएं चलाएंगे, तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आपका हम लोग अनावश्यक वक्त खराब नहीं करेंगे, आपको कुछ न कुछ देके जाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, चलिए मैं आज की इस वार्ता को करता हूँ। सवाल हैं जो परीक्षा में पूछे गए थे और उनके अंदर क्या गलतियाँ रही, क्या सही होना चाहिए, का पूरा विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला है कि संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। दो बातें महत्वपूर्ण। पहली बात तो इस प्रश्न में हम लोग जो विचार करेंगे, में हमारा जो केंद्र बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? संधि। और संधि के संबंध में संगत विकल्प का चयन, संगत का यानी सही विकल्प का चयन करना है। मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो 4 ऑप्शन हैं, उनमें से 3 विकल्प ऐसे हैं जो गलत हैं और एक विकल्प ऐसा है। आप सब लोग मेरे साथ इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके अ, जवाब पुनः देने की। अगर आपकी कोई शंका हो, एक बात मित्रों फिर बता दूं कि अगर मैं कोई बात करता हूं, आपको कहीं कोई शंका लगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। मैं उसका पूरा सकारात्मक और आपके लिए संतोषजनक जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग हिंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है अगर आपके, तो आप लोग मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं यथासंभव कहीं से जुटा करके और आपको प्रामाणिक जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सवाल है कि संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। कौन सा विकल्प है वो संधि की दृष्टि से सही है, का आप लोगों को चयन करना है। हम लोग सारे शब्दों को देखेंगे। मातृ अन उपदेश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर री के बाद उ आ रहा है। री के साथ क्या आ रहा है? उ आ रहा है, यानी री के साथ अन्य स्वर आ रहा है। और री के साथ अन्य स्वर आने वाली जो स्थिति है, वो मित्रों जन संधि में आती है, जन स्वर संधि में आती है। और इसमें री जो है उसका परिवर्तन र में हो जाता है और र के साथ जब उ होता है, क्या बन जाएगा? रू बन जाएगा, रू। और यहाँ पर त है, त आधा, और त के साथ जब रू जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मातृ। बिल्कुल, ये जो संधि विच्छेद है, मातृ अन उपदेश, मातृपदेश, बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगला है, देखिए आप लोग, वधु धन उक्ति वधुक्ति, यहां गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है मित्रों? ध्यान देना। वधु धन उक्ति क्या है? और ये उ, हम जानते हैं कि दीर्घ संधि के अनुसार और उ मिलकर के दीर्घ उ होना चाहिए। लेकिन यहां जो शब्द लिखा है वधुक्ति, ये वधुक्ति में धू की उ की जो मात्रा है वो छोटी कर दी, इसलिए गलत हो गया। सही क्या होना चाहिए? सही ये होना चाहिए, वधुक्ति। ठीक है भैया। और संधि की बात करें हम लोग, ये दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ पर यण स्वर संधि है। अभी धन आगत, ये क्या है? ई। और ई के बाद क्या है? आ। और ई के बाद जब ई को छोड़ के अन्य कोई भी स्वर आता है तो ई का परिवर्तन किसमें होता है? य में। और य के साथ जब आ जुड़ता है, क्या बन जाता है? या बन जाता है। यहाँ या तो हो गया, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्या? हम लोगों ने जब बी में से ई स्वर को अलग कर लिया था, पीछे जो भ बचा, भ कैसा बचा? स्वर रहित हो गया, यानी भ क्या हो गया? आधा।
इसलिए यहाँ पर भ पूरा नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ये शब्द भी क्या है? गलत है। सही ये होगा अभ्यागत। अभ्यागत। अभ्यागत समझ रहे हो? या भ पूरा है जबकि या आधा होना चाहिए। इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए पी धन इक्षण तीक्षण। देखिए संधि के हिसाब से तो ये बात ठीक है। बड़ी ई और छोटी ई, चाहे ई छोटी बड़ी कोई भी मिलेगी आपस में तो बड़ी ई ही बनेगी, लेकिन ये दोनों ही गलत हैं। क्या होता है? यहाँ वी जो एक उपसर्ग है वो उसमें वी छोटी की मात्रा होती है और ई क्षण में ई बड़ी होती है। विधन ईक्षण, फिर ये बनता है वीक्षण। देखिएगा यहाँ पर वधु धन उक्ति, वधुक्ति ये गलत हो गया, ये सही होगा। यहाँ पर भी ये भ आधा होना चाहिए तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ ये वी और ईक्षण गलत है तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा है? ये संधि विषयक संगत विकल्प कौन सा है? ये है। संधि की बात करें, हाँ यण संधि है, ये ई और ई मिलके ई बना है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो ये चार उदाहरण थे, इसमें ये आंसर सही है, बाकी तीनों गलत है। तो गलत है तो उनमें क्या गलत है और उनका सही क्या होना चाहिए, बात हम लोग कर रहे थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? ध्यान देना बात। हम लोग बात कर रहे हैं मित्रों विशेषण की बात कर रहे हैं, विशेषण की। अब विशेषण के प्रकार आप लोगों ने पढ़े हैं। गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है और सार्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण के प्रकारों के बारे में पढ़ा है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं मैं एक बात बता दूं। सर्वनाम शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में, सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में उपयोग होने पर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान देना, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम का मतलब है कि वो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त। जबकि कई बार क्या होता है कि कई बार सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होकर के किसी संज्ञा के ठीक पूर्व लग करके और उस संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं। यानी कि इसको हम लोग कई बार संकेतवाचक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग सार्वनामिक भी कह सकते हैं और संकेतवाचक भी कह सकते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, इस बात को ठीक से समझना आप लोग। सर्वनाम तो वही होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जबकि वही सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कब बन जाता है? जब वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त न होकर के किसी संज्ञा के ठीक पहले लगता है और उस संज्ञा शब्द की ओर संकेत करता है या उसकी विशेषता बताता है, तब उसको हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। खैर आपको उसकी पहचान करनी। पहले तो जो चार वाक्य दिए गए हैं इनमें विशेषण शब्द कौन से हैं मैं उनको रेखांकित कर रहा हूं, ध्यान देना। 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, यहाँ 60 शब्द जो है ना वो सार्वनाम सॉरी विशेषण है। ठीक है, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं या कुछ जो है वो क्या है? सर्वनाम है। वह घर अभी बना है, वह भी सर्वनाम है। थोड़ा ही लेकर आइए, थोड़ा भी क्या है? विशेषण है। लेकिन इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? मैं सबकी बात कर रहा हूं। 60 लोग समारोह में आ रहे हैं, सही आप लोग 60 शब्द है वो किस प्रकार का विशेषण है तो बात करेंगे। तो 60 क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है। संख्या में दो बातें होती है, निश्चित और अनिश्चित, और 60 का मतलब निश्चित है। इसलिए यहाँ जो विशेषण का प्रकार है वो ये है निश्चित संख्यावाचक। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग है। यहां बात करें कुछ, कुछ, अब कुछ जो है वो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। पृष्ठों की अगर बात करें तो जहां विशेष्य की गिनती हो सकती है, यानी विशेष्य जहां गणनीय होता है वह संख्यावाचक होता है, और जहां गणनीय नहीं अगणनीय होता है जिसकी गिनती नहीं हो सकती
तो वो परिमाणवाचक होता है। लेकिन पृष्ठों की बात कर रहे हैं, चाहे पुस्तक हो, चाहे कोई कॉपी हो, अभ्यास पुस्तिका हो, जो भी हो, ये पृष्ठों की गिनती हो सकती है। इसका मतलब ये संख्यावाचक है, लेकिन कुछ पृष्ठ, कुछ का मतलब निश्चित नहीं है। ये यहाँ जो प्रकार है वो ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है। और यहां देखिए आप लोग, वह घर अभी बनता है। ध्यान देना, ये घर क्या है? घर संज्ञा है। घर क्या है? संज्ञा। समझना बात को। और ये वह शब्द जो है ना, घर के स्थान पर नहीं आया। अगर घर के स्थान पर आता, यानी संज्ञा के स्थान पर आता, तब तो वो सर्वनाम होता। लेकिन यहां जो वह शब्द है, घर के ठीक पहले लग करके घर की ओर संकेत कर रहा है, या फिर घर की एक तरह से विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसलिए यहां जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण है। और अगला है थोड़ा घी लेकर आइए। अब थोड़ा जो होता है वो क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। बताइए परिमाणवाचक है कि संख्यावाचक है? हम लोग घी की बात कर रहे हैं, और घी क्या है? एक द्रव्य है। और द्रव्य जो होते हैं वो अगणनीय होते हैं, जिनकी गिनती नहीं होती, बल्कि उनका परिमाण या उनकी मात्रा को नापा और तोला जाता है। इसलिए ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। और परिमाणवाचक में भी थोड़ा सा, थोड़ा का मतलब क्या हुआ? उस मात्रा निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। 4 वाक्य थे मित्रों। सवाल ये था कि किसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो वो इसमें हुआ है। बाकी तीनों चारों में विशेषण तो आया है, लेकिन सार्वनामिक नहीं है। इसमें निश्चित संख्यावाचक है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक है, और इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट है समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है। यहाँ 4 शब्द दिए गए हैं और उनका समास विग्रह किया गया है। तो समास विग्रह के लिहाज से यहाँ कौन सा विकल्प असंगत है, यानी गलत है? 3 विकल्प सही हैं और एक गलत है। गलत की आपको पहचान करनी है। भोजनार्थ, मैं थोड़ा संधि विच्छेद की भी बात कर लेता हूं। का संधि विच्छेद होता है भोजन धन अर्थ, भोजनार्थ। ठीक है। लाजवाब, लाजवाब, ला जो है वो एक उपसर्ग है। ला क्या है? एक उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? विदेशी उपसर्ग है। उपसर्गों को 3 भागों में बांटते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। और ला जो है वो विदेशी है। इसका लिखा है जवाब के साथ, गलत है। ला जवाब का मतलब मैं एक शब्द बताऊं आपको, और जैसे एक शब्द आता है ला इलाज, एक शब्द आता है ला इलाज। हम लोग कहते हैं कि एड्स एक ला इलाज बीमारी है। ला इलाज का मतलब है जिसका कोई इलाज न हो। वही बात यहाँ है। ला का अर्थ होता है नहीं, या ला का अर्थ होता है बिना। ठीक है, तो ला जवाब का है विग्रह है, वो जवाब के साथ नहीं होता, यानी बिना जवाब के, जवाब के बिना, बिना जवाब, या कह सकते हैं जिसका जवाब न हो, जिसका जवाब न हो। इसलिए ये जो विग्रह है वो गलत है। जीवन भर, जीवन भर का पूरे जीवन, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। देशाटन की बात करें तो इसमें 2 शब्द हैं, देश अन अटन। अटन का मतलब होता है भ्रमण, यानी घूमना। पूरे देश में जो घूमना होता है वो देशाटन कहलाता है। और देश में अटन बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इनके हम लोग अगर समास के प्रकार की बात करेंगे तो भोजनार्थ यानी भोजन के लिए, तो ये क्या होता है? ये तो हो गया अव्ययी भाव, ये तो अव्ययी भाव समास हो गया। यहां लाजवाब की बात करें तो ये भी अव्ययी भाव समास हो गया। जीवन भर, ये भी अव्ययी भाव समास हो गया। लेकिन देश में अटन, देश में अटन, ये जो में आ रहा है ये आता है, ये तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है भैया। अब प्रकार की यहां कोई बात पूछी नहीं गई, लेकिन मैं तो एक संक्षिप्त और सामान्य जानकारी दे रहा हूं आपको। भोजनार्थ यानी भोजन के लिए, जैसे एक शब्द और आता है ज्ञानार्थ।
किसी विद्यालय पे लिखा होगा, देखा हो ना आप देखा होगा कि ज्ञानार्थ प्रवेश। ज्ञानार्थ का मतलब क्या होता है? ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। जैसे होता है भोजनार्थ, भोजन के लिए, व्यवस्थार्थ, व्यवस्था के लिए। तो ये चीजें होती हैं। लाजवाब का जो समास विग्रह है वो गलत है। जवाब के साथ नहीं, बिना जवाब या जिसका जवाब न हो, ये होता है। बाकी जीवन भर का पूरे जीवन, देशाटन का पूरे देश में, या पूरे देश में या देश में अटन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये आंसर जो है ठीक होगा, क्योंकि इसमें जो समास का विग्रह है वो असंगत है, गलत है। किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया क्या होती है बताऊं मैं आपको। जहां पर कर्म और क्रिया, क्रियापद दोनों एक ही शब्द से बने हो। ध्यान देना, जहां पर कर्म और क्रिया दोनों एक ही पद से या एक ही शब्द से बने हो। जैसे यहां पर आप लोग देखोगे, मार मारी, बात को ध्यान देना। पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। ध्यान देना बात को, क्या मारी? मार मारी। यहां जो मार है वो क्या है? कर्म है। और ये मारी, ये क्या है? क्रिया। और ये कर्म और क्रिया दोनों ही एक ही पद से या एक ही शब्द से बने हैं। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं कि अ, दौड़, दौड़ना, दौड़ दौड़ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि खाना, खाना, खाना खाना। एक खाने का मतलब क्या होता है? भोजन, भोजन। और ये खाना क्या है? क्रिया है। मैं फिर बता रहा हूं, मार मारना, दौड़ दौड़ना, खाना खाना, इन सब में क्या है? ये दोनों जो शब्द हैं वो एक ही पद से बने हैं, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ ये दौड़, खाना, मार, ये सभी क्या है? कर्म है। दौड़ना, खाना और मारी, ये क्या है? क्रिया। तो जहां कर्म और क्रिया दोनों एक ही शब्द से बने हों तो वहां पर सजातीय क्रिया कहा जाता है। ऐसा सिर्फ इस अकेले में ही है, और यही आंसर सही होगा। बाकी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं, और मातृभूमि से मरना श्रेष्ठ है। इसमें इन वाक्यों में सजातीय क्रिया का कहीं उपयोग नहीं है। सजातीय क्रिया को ध्यान में रखना, प्रकार के सवाल परीक्षा में आ सकते हैं। अगला है, किस विकल्प में दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है? किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है? किसमें दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? इसकी पहचान तभी होगी जब आप इसके उपसर्ग और मूल शब्द सारे अलग अलग करोगे। मैं सबका बता रहा हूं, ध्यान देना। प्राचार्य की बात करें, प्रधन आचार्य होता है बेसिकली तो, लेकिन अगर इसका पूरा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, प्र धन आ धन चार धन य। ये मूल शब्द है, ध्यान देना। ये क्या है? ये प्रत्यय है। और ये दोनों क्या है? उपसर्ग है। इसका मतलब प्राचार्य में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। सहानुभूति की बात करें, ये हो जाएगा सह धन अनु धन ति। ध्यान देना, सह और अनु कितने उपसर्ग हो गए? दो उपसर्ग। सवाल क्या है? सवाल यह है, दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित। दो से अधिक का मतलब तीन उपसर्ग हो या चार उपसर्ग हो, जबकि इसमें तो दो दो उपसर्ग ही हैं। ये आंसर तो सही नहीं होगा। अगला, जैसे अध्यापक है, क्या हो जाएगा? अधि धन आ धन पक, अधि धन आ धन पक, दो हुए, अधि और आ, पक तो मूल शब्द है। परितोषिक की बात करें तो परि धन तोष धन इक। ध्यान देना, इसमें तो ये एक ही है परि, बाकी तोष मूल शब्द हो गया और इक क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। इसकी बात करें दुर्ध्यवसाय का, तो दुर धन अधि धन अव,
धन ताय, ध्यान देना। दुर अधि अव कितने हो गए? 3। यहां बात करें इसका तो हो जाएगा सम धन उद धन आ धन हरण। सम धन उद धन आ धन हरण कितने उपसर्ग हो गए? 3। सवाल क्या था? कौन से शब्द 2 से अधिक उपसर्गों से निर्मित हैं? तो आंसर सी में 2 शब्द हैं, इनमें 2 से अधिक यानी 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो आंसर तो यही सही होगा। इनकी बात करें तो यह हो जाएगा प्रति धन वाद में तो एक ही उपसर्ग हुआ। अज्ञानता की बात करें तो अ धन ज्ञान धन ता। अब ता तो क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, लेकिन उपसर्ग कितना है? एक ही है, और वो कौन सा है? अ। तो देखिए आप लोग, इसमें एक उपसर्ग है, इसमें भी एक है, इनमें दो दो है, इनमें भी दो, सॉरी इसमें एक है, इसमें दो है, लेकिन आंसर सी में विकल्प जो सी है उसमें 2 से अधिक यानी 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इसलिए सही आंसर यही होगा। लेकिन बाकी शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है। अल्प विराम, अल्प विराम चिन्ह गलत लिखा है, फिर ध्यान देना यहां पर चिन्ह होता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? ध्यान देना, अल्प विराम क्या होता है पहले तो आप लोग इसको, अल्प विराम वो होता है जिसको हम लोग सामान्यतः बोलचाल की भाषा में कॉमा कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? ये होता है ये कॉमा। हम लिखते हैं कई बार जैसे राम श्याम और मोहन, ऐसे वाक्य हम जो लिखते हैं तो यहाँ पर हम जो कॉमा लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। अब इस अल्प विराम का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है के संबंध में 4 बातें दी गई है। अल्प विराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? देखिए आप लोग, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए ये पूरी बातें आपको विस्तृत पढ़नी पड़ेगी, और हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे भी। विराम चिन्ह जितने भी हैं, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। अगर आपकी जानकारी हो तो इनको पढ़ना चाहिए आपको। तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए बिल्कुल होता है। अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में बिल्कुल होता है। उपवाक्यों को अलग करने के लिए नहीं होता है। भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए भी होता है। अब इनकी पूरी में व्याख्या अगर करूंगा तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि विराम चिन्ह बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए संक्षेप में आप इतना समझ लें कि बाकी सब में तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, लेकिन उपवाक्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग नहीं होता। तो यह कथन असंगत है, लेकिन यहां समझना जरूरी है। तो उपवाक्यों को अलग करने के लिए, उपवाक्य का मतलब एक लंबा जो वाक्य है उस वाक्य में अलग अलग जो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, उन स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ध्यान देना, एक विराम चिन्ह होता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध विराम। एक होता है अल्प विराम और एक होता है अर्ध विराम। यहां अर्ध विराम का प्रयोग होगा। अर्ध विराम कैसा होता है मित्रों? ये जो कॉमा होता है जिसको हम लोग अल्प विराम कहते हैं, इसके ठीक ऊपर एक बिंदु लगा होता है। ध्यान देना बात पे, इसको ये बिंदु और बिंदु के नीचे अल्प विराम, ये जो स्थिति है ना, इसको अर्ध विराम कहते हैं। और अर्ध विराम का प्रयोग एक वाक्य में आए हुए स्वतंत्र उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए, पृथक पृथक करने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची? मित्रों, पर्यायवाची की बात करें, विलोम शब्द की बात करें, इन सब में तो आपका अपना जो शब्दकोश है, आपकी जो डिक्शनरी है, वो आपके काम आएगी। अर्जुन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? धनंजय, पार्थ और कौन्तेय। बिल्कुल, ये तीनों ही शब्द जो हैं वो अर्जुन के पर्यायवाची हैं, तीनों ही। ठीक है, बाकी जैसे या नदी धी ये जो आ रहे हैं, ये तो समुद्र के पर्यायवाची हो गई। यहाँ रजनी यामिनी ये जो है ये रात्रि के पर्यायवाची हो गई। यहाँ माधव केशव पीतंबर ये लगभग सारे भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हो गई। जबकि ये जो सारे हैं धनंजय, पार्थ और कौन्तेय, ये तीनों ही अर्जुन के पर्यायवाची हैं, और अर्जुन महाभारत का एक कैरेक्टर है। किस विकल्प में उचित
विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। 4 विकल्प हैं जिनमें विलोम शब्द दिए। कौन सा विलोम शब्द सही है? का मतलब 3 ऐसे हैं जिनके विलोम शब्द गलत है और एक है वो सही है। सही का चयन आपको करना है। अनिवार्य का आवश्यक, गलत। अनिवार्य का आवश्यक नहीं होता, अनिवार्य का होता है ऐच्छिक। अनिवार्य का मतलब जो जरूरी है और ऐच्छिक का मतलब जो आपकी इच्छा पर निर्भर है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना? तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है? ऐच्छिक। और आवश्यक का क्या होता है? आवश्यक का होता है अनावश्यक। ध्यान देना बात पे। आवश्यक का विलोम शब्द अनावश्यक होता है जबकि अनिवार्य का ऐच्छिक होता है। तो ये विकल्प तो क्या हो गया? गलत हो गया। अगला, जटिल का कुटिल नहीं होता। जटिल, जटिल का मतलब होता है कठिन, लेकिन जटिल का सरल हो सकता है। जटिल, जटिल, जटिल का सरल हो सकता है। ठीक है? संधि, संधि का विलोम शब्द समास नहीं होता। संधि और समास आपस में विलोम शब्द नहीं है। संधि का एक तरह से हम लोग माने तो ये हो सकता है, विच्छेद हो सकता है, क्योंकि संधि की उल्टी प्रक्रिया है विच्छेद। इसके अलावा भी कोई पर्यायवाची हो सकता है, इसका विलोम शब्द हो सकता है, लेकिन देखा जाए तो विच्छेद भी इसका विलोम शब्द ही होगा। कर्कश का मधुर, ये बिल्कुल ठीक। कर्कश का मतलब होता है कटु, कटु, कटु। और मधुर का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं मीठा, मृदु, मीठा या मृदु। ठीक है? तो कर्कश का मधुर ये विलोम शब्द बिल्कुल ठीक है और बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट है, संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर दो दो शब्द दिए हुए हैं और उनकी संधि की हुई, तो कौन सा विकल्प सही है उसका चयन करना है। इसका मतलब एक सही है और बाकी 3 गलत है। देखो आप लोग, गुरु, धन उपदेश, गुरुपदेश, ये गलत हो गए। मैं एक बात फिर बता दूं, जब आप लोग संधि संधि विच्छेद की बात करते हैं, 2 शब्द जो होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, बस उन पे ही ध्यान देना है। वो दोनों जुड़ के क्या बनते हैं, इसी बात पे आपको फोकस करना है। बाकी शब्द का जो शेष हिस्सा है उसका संधि से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। तो गुरु धन उपदेश, ध्यान दो, यहाँ क्या है? उ। यहाँ भी क्या है? उ। उ और उ क्या मिलना, क्या बनना चाहिए? बड़ा ऊ। जबकि यहाँ जो मात्रा लगी है कौन सी है? छोटे ऊ की मात्रा लगी है, ह्रस्व मात्रा लगी है, जबकि यहाँ पर दीर्घ मात्रा लगनी चाहिए। तो सही क्या होना चाहिए? र में जो मात्रा लगी है ये बड़ी होनी चाहिए, रूपदेश। कई बार तो दिक्कत रहती है कि रू र में जो ऊ की मात्राएं होती है ना, वो 2 प्रकार से होती है। इस बात को भी आप लोग समझ लेना। ये जो है ना, छोटी मात्रा है और ये बड़ी मात्रा है, और यहाँ पर छोटी थी इसलिए गलत था। संधि की बात करें तो कौन सी है? ये दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। अधः, धन, पतन, अधः पतन, ये बिल्कुल सही आंसर है। संधि की दृष्टि से संगल विकल्प, यहाँ संधि की अगर बात करेंगे तो संधि कौन सी है? विसर्ग। हालांकि ये विसर्ग संधि है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। अधः, धन, पतन, अधः पतन, इसको बिना परिवर्तन के जुड़ जाने के कारण इसको संयोग का उदाहरण माना जाना चाहिए। ठीक है? अगला है स्त्री धन उचित, स्त्रियोचित, गलत है ये। सही शब्द ये होगा स्त्रियुचित, स्त्री धन उचित, स्त्रियुचित। और संधि की बात करें कि यण स्वर संधि है। विधे धन इका, विधायिका, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें अयादि स्वर संधि है। संधि कौन सी है इसमें? अयादि। और या विधाय, आय का मतलब होता है आय, आय किससे बनता है? ऐ से। और यहां पर मात्रा किसकी है? ए की, ये गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए विधेय, विधेय धन इका, विधायिका। ठीक है भैया? तो यहाँ पर गुरुपदेश, त्रिउचित और विधायिका, ये तीनों ही त्रुटिपूर्ण है। और में क्या त्रुटि है और उसकी जगह क्या ठीक होना चाहिए, बात मैंने यहाँ पर बता दी। और ये जो बी जो विकल्प है ये संधि की दृष्टि से संगत है, लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पर लोग संधि माने कि नहीं माने, लेकिन संयोग माना जा सकता है। फिर भी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। देखो आप लोग, इधर लिखा हुआ है मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन,
और इधर ये 4 ऑप्शन दिए। इनको आपस में मिलाना है कि कौन सा किसके साथ मिलेगा। ऐसे सवालों में क्या होता है कि कई बार हमें पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन कई बार आधी जानकारी से भी हमारा उत्तर निकल सकता है। जैसे यहाँ पहला है मूल स्वर। अब आप लोग जानते हैं कि मूल स्वर कौन से होते हैं। मूल स्वर वही होते हैं जिनको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। मूल स्वर वही होते हैं जिनको हम लोग लघु स्वर कहते हैं। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर स्वर या फिर लघु स्वर एक ही बात है। इसमें कौन से होते हैं आप सब लोग जानते हैं, बहुत सामान्य बात है ये। कौन से होते हैं? ये होते हैं अ, ई और री। ये जो हैं ये मूल स्वर हैं। अब देखो आप लोग क्या है, पहले के सामने कौन सा है? ग। अब आप पहला ऑप्शन देखो आप लोग, पहले के सामने कहीं ग है कि नहीं है? यहाँ पहले के सामने क्या है? क। यहाँ पहले के सामने क, यहाँ पहले के सामने ग और यहाँ पहले के सामने ग। अब देखिए मेरी बात सुनो, यदि किसी विद्यार्थी को ये इतनी बात ध्यान में हुई, मूल स्वर ये है, तो बाकी बातें अगर ध्यान में नहीं हुई तो भी सवाल सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि मूल स्वर के सामने ये आएगा ग, ये तो कंफर्म बात है हमारी, ठीक है। और क पहले के सामने ग लिखा हुआ है, ऐसा इसमें केवल एक ही विकल्प है। हाँ, दिक्कत कब हो सकती है? जैसे यहां भी ग लिखा हुआ है और एक जगह और ग लिख दिया तो दिक्कत है। तो फिर हम लोग निर्णय नहीं कर पाएंगे दोनों में से कौन सा सही है। फिर आपको आगे वाले विकल्पों पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है, पहले के सामने ग, ऐसी स्थिति सिर्फ सी विकल्प में ही है और सी सही का। बाकी वालों को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दीर्घ, अब दीर्घ कौन से हैं? ये है, देखो आप आ ई उ ऐ, ठीक है। तो देख लो आप लोग, दूसरा क्या होना चाहिए? ख। देखो दूसरे के सामने ख। फिर तीसरा अल्प प्राण व्यंजन, बाकी अपने आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्प प्राण व्यंजन ये है य र ल व, य र ल व चारों ही अल्प प्राण हैं, ठीक है। और अघोष व्यंजन की बात करें, ये देख लो आप लोग क ख, सॉरी ख छ फ स। कुल मिला के बात ये, अगर जिसको मूल स्वर पता होते, एक विकल्प भी ठीक होता ना, तो वो इस प्रश्न को सही कर सकता था और बहुत सिंपल था। बाकी कई बार ये प्रश्न जटिल भी होते हैं। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ध्यान देना, यह कार्य कैसे संभव है? सही है। कृष्ण ने कंस का वध किया, सही है। अगर कृष्ण ने कंस की हत्या की ऐसा लिखा होता तो गलत होता। थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, ये गड़बड़ है। और देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ये भी, ये गलत वाक्य है। गलत कैसे हुआ मित्रों? ध्यान देना, वापस लिखते हैं ना, वापस, वापस का मतलब ही लौटना होता है। वापस का मतलब ही लौटना होता है। वापस के साथ लौट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इन दोनों में से आपको एक लिखना है। या तो लिखो थोड़े समय बाद छात्र वापस आए, या फिर थोड़े समय बाद छात्र लौट आए। या तो लिखो वापस आए या लौट आए, दोनों में से एक का प्रयोग करना है। वापस के साथ लौट, वापस और लौट इन दोनों का एक साथ प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि यहाँ शब्द अनावश्यक हो जाता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये अनावश्यक शब्द संबंधी मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, चक्षुश्रवा, मंदोदरी, निर्जन, खाण मातुर। एक तो बता दूं मैं आपको, चक्षुश्रवा जो होता है ना वो सांप को कहते हैं। मंदोदरी थी ना, वो रावण की पत्नी थी। रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। निर्जन का मतलब सुनसान होता है, जहां कोई मनुष्य नहीं हो, कोई नहीं हो वहां पर। छाण मातुर जो होता है ना, ये कार्तिकेय के लिए होता है, ठीक है भैया। खैर, इसका मतलब इन चारों में ही समास की अगर बात करें तो को बहुव्रीहि समास माना जा सकता है, क्योंकि सबका अपना एक विशेष अर्थ निकलता है। सारे शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है भैया। चलिए चक्षु सर्वा, अब इनमें गड़बड़ कौन सा है? कौन से का समास विग्रह गलत है? देखो आप लोग, चक्षु सर्वा, चक्षु का मतलब होता है आंखें, नेत्र। और श्रवा, श्रवा का मतलब होता है श्रवण करना या सुनना। समास विग्रह क्या लिखा हुआ है? वह जो चक्षुओं से देखता है। देखो चक्षुओं का प्रयोग देखने के लिए ही होता है। हम सब चक्षुओं से देखते हैं, लेकिन सांप जो होता है ना, चक्षुओं से नहीं देखता। वो चक्षुओं से देखता ही नहीं, बल्कि क्या करता है? सुनता भी है।
चक्षुओं से सुनता भी है और देखता भी है, दोनों ही काम उससे होते हैं। इसलिए सांप का इसको पर्यायवाची माना जाता है। चक्षु सर्वा, यहाँ गड़बड़ हो गया ना, चक्षु सर्वा, यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए सुनता है, देखता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह जो चक्षुओं से सुनता है, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखता है। हो गया ना गड़बड़ ये। आपको क्या करना था? असंगत विकल्प को चुनना था। ये विकल्प क्या है? असंगत है। और बाकी सारे सही हैं, फिर भी देख लो, कोई बात नहीं। मंदोदरी, वह जिसका उदर मंद है। मंद का मतलब छोटा है। वह जिसका उदर मंद है, यानी रावण की पत्नी। निर्जन, जो स्थान जन से रहित है, यानी जहां कोई आदमी नहीं है, वहां पर निर्जन है, सुनसान है। क्षाण मातुर, छह माताएं हैं, और ये कार्तिक ये आता है, तो इसका सबका समास विग्रह, इनका विशेष अर्थ और बहुब्री समास है। और चक्षु सर्वा वाला जो गलत है, या जो चक्षुओं से सुनता है ऐसा लिखना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखता है, इसलिए यही उत्तर सही होगा। इस विकल्प में संधि विच्छेद असंगत है। यहाँ कुछ संधि विच्छेद है, देखिए आप लोग, जिनमें कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है। देखो आप लोग, ज्योतिष चक्र, ज्योति धन चक्र, देखिएगा इनके बीच इस शब्द को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये ज्योति, ये स को अलग कर दो तो भी कोई दिक्कत। ज्योतिष चक्र, इसको अगर ऐसे लिखें तो भी चलता है। अब समस्या ये है कि ये स जो है ना, ये किससे बनता है? ये विसर्ग से होता है। विसर्ग का परिवर्तन स में होता है, इसलिए ये जो ज्योति है, इसकी जगह ज्योति के साथ विसर्ग लगना चाहिए। ज्योति ही, धन चक्र, और विसर्ग बदलेगा इस आदेश स में, तो बनेगा ज्योति चक्र। तो आपको पूछा था कौन सा असंगत है, असंगत तो हमें मिल गया। फिर भी बाकी वालों पे भी विचार कर लेते हैं। उदाहरण, उदाहरण, इस देखो, इस शब्द को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, उदाहरण, ऐसे लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन उद हन हरण, ये बिल्कुल, एक तो मैंने कई बार बता दी आपको बात, उत, उत जो है ना, उत गलत है। आपको जब उपसर्गों के बारे में विचार करना है तो उद को ही सही मानना है। एहन हन गण, एहर गण, यहां जो न है वो र में बदल जाता है। एहन की कुछ विशेष संधियां हैं, एहन की कुछ विशेष संधियां हैं, का कई बार तो अहो, अहो में बदल जाता है। जैसे एक शब्द है एहन धन रात्रि, पता है क्या बनेगा इसका? इसका बनता है अहोरात्र, अहोरात्र। यहाँ अहो हो जाता है, कई बार अहर हो जाता है, न है वो र में बदल जाता है। अहर गण बिल्कुल सही है। महा धन ओजस्वी, बहुजस्वी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों जो उदाहरण हैं, ये किसके हैं? ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। और इस उदाहरण की बात करें तो आ के बाद ओ आयार औ में बदला, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। ये वृद्धि है, इन दोनों में व्यंजन है, और इसमें विसर्ग था, तो थी, ज्योति के साथ विसर्ग आना चाहिए। अगला है, निम्न में से कौन सी कार्यालयी पत्र की विशेषता नहीं है? ठीक है, इनमें चिन्हांकन और अनुच्छेद का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। पत्र सामासिक और आलंकारिक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। पत्र की जो भाषा होती है ना, वो बिल्कुल सरल होती है, बिल्कुल सहज होती है, और सुबोध होती है, जिसको पढ़ने वाला आदमी आसानी से समझ सकता है। तो पत्र जो होते हैं, कार्यालय पत्र, उनकी भाषा में कहीं जटिलता नहीं होती, बिल्कुल सीधी सपाट भाषा में लिखा जाता है, और सरलतम भाषा में लिखा जाता है। आलंकारिक और सामासिक भाषाओं का जो प्रयोग है, वो कोई आप लोग लेख लिखते हैं, कोई आप साहित्य लिखते हैं तो हो सकता है। यहाँ पर साहित्यिक, आलंकारिक, सामासिक भाषा का प्रयोग वर्जित है, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, प्रभावोत्पादकता भी होनी चाहिए, कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, और शिष्ट भाषा में होना चाहिए। ध्यान देना, शिष्ट भाषा, उद्देश्यपूर्ण भाषा, संक्षिप्तता, प्रभावोत्पादकता, चिन्हांकन, अनुच्छेदों का प्रयोग, ये तमाम बातें कार्यालय पत्र में होती है, लेकिन भाषा आलंकारिक और सामासिक नहीं होती है, इसलिए ये विशेषता नहीं है, तो ये सही आंसर होगा। असंगत विकल्प चुनिए। कौन सा विकल्प असंगत है? शब्दों को देखो आप लोग, प्रागैतिहासिक, प्राक
उपसर्ग और इक प्रत्यय से बना है। ध्यान देना, इसका हम लोग करेंगे विश्लेषण तो ये होगा प्राक, धन, हाश, धन, इक। क्या है देखो आप, इक तो हो गया प्रत्यय, इतिहास हो गया मूल शब्द, और प्राक क्या हो गया, उपसर्ग। अब देखो वाक्य यही तो है कि प्रागैतिहासिक प्राक उपसर्ग और इक प्रत्यय से बना है, बिल्कुल बना है, सही है, आपको गलत चुनना है। पर्युत्सक, परि, धन, उद उपसर्ग से बना है, दो उपसर्गों का प्रयोग है, परि और उद का संधि विच्छेद होगा वो ऐसे होगा परि, धन, उद, धन, रुक। बिल्कुल, ये परि और उद दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ये कथन भी सही है। तो कुमार ये दो उपसर्गों से बना है, इसका हम लोग करेंगे जब विग्रह, तू, धन, कुमार, धन, य। अब ध्यान देना बात पे, ये सु क्या है, सर्ग है, ये कुमार क्या है, कुमार मूल शब्द है, और यह जो है वो प्रत्यय है। सेंटेंस क्या है, तो कुमार ये दो उपसर्गों से निर्मित है। क्या इसमें दो उपसर्गों का निर्मित प्रयोग हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और वो कौन सा है, और अप्रत्यक्ष है, वो अ और प्रति उपसर्गों से बना है, बिल्कुल बना है, अधन प्रति, धन अक्षी या अक्ष जो भी कहे कोई बात नहीं, अ और प्रति दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो ये कथन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, इसमें दो उपसर्ग नहीं है, एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन कीजिए। बहुत सारे शब्द हैं, अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है उसका चयन करना है। देखो आप लोग, इकाई, अहर्निश, पक्षीगण, कृतकृत्य, उपलक्ष्य, श्वेतांगी, प्रज्वलित, सांस, निर्भय, निर्लोभ, निस्वार्थ, निरुत्साह, सारे शब्द सही हैं। में एक भी शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत नहीं है, लेकिन यहां देखो आप लोग, तदोपरांत गलत, निराभिमान गलत, अभिप्सा गलत, आर्जवता गलत, ये चारों ही गलत हैं। वैसे चारों का गलत होना जरूरी नहीं है, आपको ये पूछा कि कौन सा शब्द समूह अशुद्ध है, अगर इनमें से एक भी गलत होता तो भी ऑप्शन यही माना जाता, जबकि यहां तो चारों ही गलत है। ये क्या होता है, तदोपरांत नहीं होता, है तदुपरांत, निराभिमान नहीं होता, है निर्भिमान, अभिप्सा नहीं होता, है अभिप्सा, और इसको भी अ के साथ ता लगाने की जरूरत नहीं है, यहां भी आर्जव ही पर्याप्त है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो अंतिम विकल्प है, इसमें जो शब्द हैं वो सारे वर्तनी की दृष्टि से गलत हैं। अगला, राजा सेवक को कंबल देता है, उसमें रेखांकित पद में कौन सा कारक है, ध्यान देना, कंबल देता है, रेखांकित नहीं किया कोई बात नहीं, राजा सेवक को कंबल देता है, कौन सा कारक है। हम लोग जमानतक कारक की जो पहचान है वो विभक्ति चिन्ह के आधार पर करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि को सामान्यतः किस कारक में आता है, कर्म में, कर्ता ने कर्म को, इसलिए हम लोग अगर इसको सामान्य वे में मान करके और इस अगर कर्म मान लेंगे भाई ये पड़ा कर्म, तो गलत हो जाएगा मित्रों, क्योंकि यह देने का मतलब है, दान देने का भाव है। कंबल देता है, इसका मतलब यह राजा ने क्या किया है, दान दिया है। देने का जो भाव होता है वहां भले अगर को भी आता है ना, तो भी वो किस में आता है, संप्रदान में आता है। या संप्रदान में सामान्यतः तो क्या आता है, के लिए आता है, लेकिन कई बार के लिए को का प्रयोग हो सकता है। देखो, वो जो विभक्ति चिन्ह है वो आता तो कर्म कारक में है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यहाँ जो को है ना, वो के लिए का ही अर्थ देता। और एक बात विशेष याद रखना, जब को का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन जब देने के अर्थ में हो, दान देने के अर्थ में हो, पर संप्रदान कारक माना जाएगा। ठीक है भैया, चलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। सबसे अलग स्थिति, जिस व्यक्ति की स्थिति बिल्कुल सबसे अलग है, के लिए कौन सी लोकोक्ति या कौन सी कहावत होनी चाहिए। तीन लोक से मथुरा न्यारी, बालू से तेल निकालना, चमड़ी जाए दमड़ी न जाए, डाल डाल में पात पात, तीन लोक से मथुरा न्यारी। हम लोग कहते हैं कि भाई उस व्यक्ति की तो
तीन लोक से मथुरा न्यारी है, कि मथुरा तो तीन लोक से ही न्यारी है, यानी कि दुनिया में सबसे अलग है रहेगा। बाकी जो बालू से तेल निकालना है वो है असंभव कार्य करना। ये अर्थ भी बता देता हूं मैं आपको। इसका अर्थ होता है असंभव कार्य करना। और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ये जो होता है महाकंजूस व्यक्ति होता है के लिए आता है। और डाल डाल में पात पात, कैसा कर सकते हैं हम लोग, एक से बढ़कर एक चालाक, यानी एक दूसरे से बढ़कर। वो कह रहा है कि मैं चालाक हूं तो दूसरा कहता है मैं तेरे से भी अधिक चालाक हूं। ठीक है, तो यहां पर इसके लिए उत्तर यही होगा। बाकी मुहावरों के अर्थ मैंने लिख दिए। अगला है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द कौन सा होगा? इसका अर्थ होता है अवमानना। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, ऐसा एक वर्ड चलता है हमारे यहाँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, यानी कोर्ट के द्वारा कही गई बात की अवज्ञा करना। अवमानना का मतलब होता है या अवज्ञा भी होता है, एक ही बात है। तो कंटेम्प्ट के लिए अवमानना शब्द आता है। असंगत विलोम युग्म का चयन करना है। देखिए आप लोग, विलोम शब्द भौतिक का आध्यात्मिक है, अवर का प्रवर सही है, अग्रज का अनुज, अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, अनुज छोटा भाई होता है, सही है। सदाशय का दुराशय, ये भी सही है। तेजस्वी का निस्तेज, ये भी सही है। समास का व्यास, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अधम, देखो अधम का महान नहीं करके अधम का विलोम शब्द होना चाहिए उत्तम। और उत्तम और महान में भी कहीं ना कहीं फर्क है, और महान का होना चाहिए तुच्छ। ठीक है, आज्ञा का अनुज्ञा नहीं होता है, आज्ञा का विलोम होता है अवज्ञा। क्या होता है? अवज्ञा। ठीक है, अधम का उत्तम, महान का तुच्छ और आज्ञा का अवज्ञा होता है। इसका मतलब कौन से युग्म विलोम शब्द में गलत हैं? ये गलत हैं, तो यही सही आंसर होगा। और अगला है अरण्य का पर्यायवाची है। बता दूं आपको, अरण्य का जो पर्यायवाची है वो वन होता है, जंगल होता है। वन, जंगल, इनके लिए अरण्य शब्द आता है। अब अरण्य का पर्यायवाची कौन सा है मित्रों? कानन है। कानन, अरण्य, जंगल, वन, ये सभी जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि वाटिका, बाग, उपवन, ये तीनों ही समानार्थी हैं। तीनों ही क्या है? समानार्थी हैं। इनका अर्थ लगभग एक जैसा होता है। और ये जो होता है ना, ये कृत्रिम होते हैं। और इनका अर्थ क्या होता है? इनका अर्थ होता है बगीचा। हम लोग घर में कोई घास लगा करके, छोटे छोटे पौधे लगा के जो हम लोग कृत्रिम रूप से जो निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाटिका। वाटिका मतलब भी बगीची होती है। बाग मतलब बगीचा होता है। उपवन का मतलब भी बगीचा ही होता है। लेकिन अरण्य, वन, जंगल, कानन, ये पर्यायवाची है, तो इसलिए सही आंसर यही होगा। ठीक है भैया, तो ये कुछ सवाल हैं जो इस परीक्षा में पूछे गए थे। और अगर आप में से कई लोगों ने इसका एग्जाम दिया है तो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छा किया होगा। लेकिन अगर कहीं त्रुटि रही है तो त्रुटियों से आदमी सीख लेता है। हम लोग की कक्षाएं चैनल पर नियमित रूप से चलाएंगे। आप सबका स्नेह, आप सबका सहयोग, आप सबका सपोर्ट रहेगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे हमेशा करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और किसी भी प्रकार की आपको कोई, मैं आपको अपने नंबर दे सकता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक निवेदन रहेगा, कॉल करके कोई सवाल, शंका नहीं पूछें। यदि किसी को कभी कोई शंका हो जाए, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई पूर्ण ज्ञानी हूं और मेरे को सारी जानकारी, ऐसा नहीं है। फिर भी अगर आपकी कोई शंका होगी तो मैं अपने क्षमता के अनुसार कोशिश करके आपकी उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। बरगलाऊंगा नहीं, जो बताऊंगा वो प्रामाणिक और ऑथेंटिक बताऊंगा। बाकी आपको कभी भी कोई दिक्कत हो, नंबर पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। आप सब लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, चैनल और लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा हो। मेरे पास जितना है वो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं चाहूंगा कि मुझसे
जो चीज़ है मेरे पास अंदर पड़ी है, वो आप तक अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। ठीक है? तो आज की कक्षा में इतना ही। शेष हिंदी व्याकरण की जो नियमित कक्षाएँ हैं, वो इस चैनल पर संचालित होती रहेगी। आप लोग अधिक संख्या में जुड़ें। हम लोग प्रकार की चर्चाएँ नियमित रूप से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।